2000 के कितने नोट हैं आपके पास? फिर से बंदी कर दी, 2000 के नोट बंद हो गए, क्यों? शोर मचाने वाले वो लोग हैं जो काले कैश पर गोरा ऐश कर रहे थे। पार्टी ने रामपुर से क्यों नहीं उतारा सर आपको? मैं चुनाव रामपुर से लड़ना ही नहीं चाहता था, पहली चीज। वजह? और अगर पार्टी कहीं से कहेगी 2024 आ रहा है, सितारों के आगे जहां और भी है। धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत नाम चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की सोच से आप कितना समर्थन रखते हैं? ये हिंदू राष्ट्र जो है उसका मतलब कोई धार्मिक राष्ट्र की बात है, ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। अगला कहा जा रहा है कि मायावती एकला चलो की राह पर होंगी, मुसलमानों पर उनकी नजर है, तो वहीं अखिलेश यादव मुस्लिम फैक्टर और जयंत चौधरी के साथ है। मुसलमानों को च्युइंगम समझता है, च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे तीखे सवालों वाले शो 3 का तीर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और 3 के तीर के आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के दिग्गज नेता जो कि शाराना अंदाज में विपक्षियों पर तीखे वार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और आज हमारे साथ में मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर पहला सवाल आपसे, 2000 के कितने नोट हैं आपके पास? फिर से बंदी कर दी, 2000 के नोट बंद हो गए, क्यों? देखिए, एक चीज आपको समझना चाहिए, कुछ लोगों ने काफी शोर मचाया इसमें, और शोर मचाने वाले वो लोग हैं जो काले कैश पर गोरा ऐश कर रहे थे। और काले कैश पर गोरा ऐश करने वालों में हताशा और निराशा है। और आप चुनाव में देखिए कि थोक में नोट और फुटकर में वोट, जिसका नतीजा होता है कि जो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, वो लालच से भरपूर हो जाता है। और इसीलिए आप चुनावों के पहले नोटबंदी कर चुनाव से इसका मतलब नहीं है। देखिए, चुनाव का इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, पारदर्शी व्यवस्था है, उसका एक हिस्सा है। अब दिक्कत ये होती है कि कुछ लोगों को लगता है कि इनका जो काले नोट पर गोरा ऐश है वो चलता रहे, तो काले कैश पर गोरा ऐश बहुत लंबा नहीं चलता। यानी कि अभी भी काला धन है। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उससे आप फेल साबित मानते हैं आप क्या? कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जो गंदगी लगभग 50-60 सालों से थी, उसको 9 सालों में मोदी जी एकदम से जो है वो सफा कर देंगे? सफाई हो रही है, और सफाई के साथ साथ उन लोगों की भी सफाई हो रही है जो लोग कि इस काम में लगे हुए थे, तो और उनमें चिल्लाहट है, शोर है। गुलाबी नोट लाने वाले भी तो आप ही थे। हाँ? कह रही है जनता कि फिर लाए ही क्यों 2000 जब वापस लेना था? देखिए, जिस वक्त जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे पहला जो काम उसके पीछे था, कई मकसद थे, लेकिन उसका मुख्य मकसद था टेरर फंडिंग की कमर तोड़ना। और जिसका नतीजा हुआ कि आपने आज तक नहीं देखा होगा कि जो टेरर फंडिंग बेतहाशा आती थी, वो उस पर लगाम लगी, उसकी नाकाबंदी हुई, उसकी रोक लगी, और साथ ही साथ जो है वो जो एक इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो होनी चाहिए, उसका रास्ता साफ हुआ। ये बात सही है कि आप जो बात कहती हैं कि साहब इससे पूरा के पूरा काला धन तो गायब नहीं हो गया, लेकिन काले धन पर अंकुश जरूर लगा। कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं, वहां आपका कोई भी मुद्दा नहीं चला और अब विपक्ष वहां शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, एकजुट हो रहा है। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन, 2018 में कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसमें मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान भी था, छत्तीसगढ़ भी था, कर्नाटक भी था। और उसके बाद जो है वो इनकी एक हांडी चढ़ने लगी थी खिचड़ी बनने की, कि अब साहब जो है वो मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू। उधर मोदी जी की उल्टी गिनती ये गिनते रहे और जनता मोदी जी की सीधी गिनती करती रही। उसका नतीजा हुआ कि मोदी जी को जो है वो 2014 में 282 सीट मिली थी, और 2019 में जो है वो 303 सीट दे दी जनता ने। लेकिन सर इस बार तो हिजाब, हलाला और इसके अलावा हनुमान जी के मुद्दे पर भी जिक्र हुआ, लेकिन कोई भी मुद्दा काम नहीं आया। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको कि जो कुछ भी चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होगा, उन चुनावों में कोई भी पार्टी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, और चुनाव लड़ती ही नहीं है बल्कि जीतने के लिए लड़ती है। अब ये तो है नहीं हम कहेंगे कि आप बाद में कहेंगे। सबसे मुझे तो खुशी एक बात की है कि ईवीएम बेचारी इस बार कुनबे की कुटाई और परिवार की पिटाई से जरूर बची है, नहीं तो अब तक तो जो है वो इतनी धुनाई पिटाई शुरू हो गई होती उसकी कि साहब ईवीएम ने हमको हरा दिया। 24 का चुनाव है, क्या वो भी भगवान भरोसे जीतेंगे या विकास के मुद्दे भी होंगे? विकास का मुद्दा, विश्वास का मुद्दा। और जहां तक विपक्ष की बात है, देखो एक चीज बहुत साफ है, ये जो गठबंधन की गठरी है जिसमें जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। पहले तो ये छेद को रफू करें,
फिर अपने नेताओं के मतभेद को रफू चक्कर के, इसके लिए उनको 20-25 साल और लगेगा। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि जहां भी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है आप जोड़ तोड़ की शुरुआत कर देते हैं। कर्नाटक को लेकर भी ऐसी चर्चा है। अच्छा, आप एक बात ये बताइए, आपसे घर संभलेगा नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी और उनकी जो सिस्टर हैं प्रियंका गांधी जी, वो बयान दे रही थी कि साहब हमारे एमएलए जो है वो चुने जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, और उसके बाद उनको तिजोरी में बंद करने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। वो तो बाद में एकदम सोचा कि अरे ये तो अब तो इतने नंबर है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। यानी आपको अपने ही एमएलए पर, अपने ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं, यूपी निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपका सियासी करियर क्या है? देखिए, मैं पूरे चुनाव में था। मैं मुरादाबाद में था, अलीगढ़ में था, प्रयागराज में था, सभी जगहों पर जहां पर भी इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस में पार्टी ने जहां जहां पर रिस्पांसिबिलिटी दी थी उस रिस्पांसिबिलिटी में था। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था, इलेक्शन का इंचार्ज था, कैबिनेट मिनिस्टर था। मैं अपने 38 साल के पॉलिटिकल कैरियर में 20 साल में पार्लियामेंट में रहा, 10 साल में सरकार में रहा। इससे ज्यादा जो है, देखिए आप या तो होता है कि आप एकदम कोप भवन में हताश होकर बैठिए, और या आप जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खूब दिख रहे हैं। आपको देखने की नजर चाहिए। पार्टी ने रामपुर से क्यों नहीं उतारा सर आपको? मैं रामपुर से नहीं लड़ना चाहता था। मैं चुनाव रामपुर से लड़ना ही नहीं चाहता था, पहली चीज। और अगर पार्टी कहीं से कहेगी 2024 आ रहा है, सितारों के आगे जहां और भी है, इसलिए आप फिक्र मत करिए। ठीक है सर, रामपुर को लेकर एक और सवाल मैं करूंगी। लास्ट वीक ही मैं रामपुर गई थी, मैंने देखा वहां पर विकास। आपको नहीं लगता कि रामपुर में विकास कोसों दूर है? सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन रामपुर में सिर्फ नारे तक ही विकास सीमित है। मैं इस बात से आपके इत्तेफाक रखता हूं कि रामपुर में विकास को कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवारों ने हाईजैक कर लिया था, और विकास अगर बंधक बन जाएगा तो फिर इस तरह की नाम भी बता दीजिए। नहीं, आजम परिवार को तो आपने साफ करवा दिया, वहां से सांसद ही लड़ेंगे क्या? वो तो पार्टी तय करेगी कहां से किसको। नहीं, रामपुर से तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि रामपुर में हमारा नकवी जी, आजम परिवार से रामपुर साफ हो गया या आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर कर दिया? देखिए, एक चीज आप समझिए, पर्सनलाइज इशू नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं। अब वहां तो कई परिवार, नवाब परिवार भी बहुत वर्षों तक जो है वहां पर सत्ता में रहा, उसके बाद जो है वो एक और परिवार सत्ता में रहा। तो ये जो परिवारों की पॉलिटिक्स है, तो इस परिवारों की पॉलिटिक्स को परास्त करके इस वक्त परिश्रम और परिणाम का वक्त है। और परिश्रम और परिणाम अगर जब तक प्राथमिकता नहीं होगी, परिवारों की पॉलिटिक्स जो है उसको डोमिनेट करती है। चलिए आगे इस पर चर्चा होगी चुनावों पर। अब बात अपराध की कर लेते हैं। अपराध पर लगाम लगाने का क्या एनकाउंटर ही एकमात्र तरीका है यूपी में? देखिए, एक बात बताएं आपको, उत्तर प्रदेश जो है वो दबंगों, दंगाइयों, बाहुबलियों, बलवाइयों, बकैतों का एक सुरक्षित ठिकाना बन गया था। आज उत्तर प्रदेश में बलवाई हो, बाहुबली हो, बकैत हो, वो पूरी तरह से या तो जो है वो ऊपर चले गए हैं, और या फिर जो है चूहे की बिल में चले गए। विपक्ष कह रहा है आप खास वर्ग को ही टारगेट करते हैं। कोई खास वर्ग नहीं। एक बात बताइए आप, ये गुंडे बदमाश किसी वर्ग के कैसे हो सकते हैं? ये गुंडे और बदमाश जो है ये समाज के दुश्मन है, समाज के दुश्मन, सोसाइटी के दुश्मन। और अगर समाज के दुश्मन है तो समाज को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी इसमें धर्म, जाति, अब कुछ लोग क्या है, उनको धर्म जाति का सुरक्षा कवच, सिक्योरिटी कवर देते हैं, और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं ये लोग, जो लोग लेकिन करते सर हैं। अतीक का परिवार लगभग खत्म हो गया है, शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया। ये कार्रवाई का कौन सा मॉडल है? अच्छा, आप ये बताइए क्या करना चाहिए? क्या यही एक ऑप्शन रह गया? ऑप्शन नहीं है। अब कई लोग जो है, आप ये बताओ कि कई लोग जो है वो बुलडोजर पे सवाल करते हैं, बुलडोजर पे बवाल करते हैं, बलवाइयों पे सवाल नहीं करते, बाहुबलियों पे सवाल नहीं करते, और उनको लगता है कि साहब ये बुलडोजर जो है वो खड़ा हो गया तो इससे जो है वो उसके क्या होते हैं, मानव अधिकार जो है वो असुरक्षित हो गए हैं। लेकिन वो बलवाई, वो बाहुबली जिन्होंने कि समाज में दहशत और भय का माहौल पैदा किया,
अपनी शर्तों के आधार पर जो है वो समाज को जो है उसकी सुरक्षा को, उसके अमन और चैन को हाईजैक करते रहे, ऐसा नहीं चल सकता। सपा सरकार में अगर राजूपाल की हत्या हुई तो बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान उमेश पाल की हत्या हुई, अतीक अशरफ का मर्डर पुलिस कस्टडी में हो जाता है, सवाल तो उठेंगे। देखिए सवाल उठेंगे तो उसके जवाब भी है ना, उसके जवाब मिल गए ना। सवाल जो जिन लोगों ने पैदा किए वो तो ठीक है, वो ऐसे तमाम लोग पैदा हुए, एक वक्त ऐसा आया कि ऐसे तमाम लोग बेखौफ होकर के और समाज में दहशत का माहौल, समाज में डर का माहौल पैदा करते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने आने के बाद या उससे पहले कल्याण सिंह जी ने भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, और उस परिवर्तन का नतीजा हुआ कि आज जो है उत्तर प्रदेश बाहुबलियों, बलवाइयों और बकैतों से मुक्त और विकास और विश्वास से युक्त और सुरक्षा से यहाँ युक्त पर हुआ है। देखिए जब भी किसी माफिया को पुलिस अरेस्ट करती है ना, तो किसी चाय की दुकान पर आप चले जाएंगे, वहां पर शर्त लगती है, गाड़ी पलटेगी या फिर एनकाउंटर होगा। परिवर्तन तो देख रहे हैं। तो शर्त ये तो नहीं लगती ना कि जो है ये माफिया जो है वो पुलिस की कस्टडी से भाग जाएगा। पहले ये शर्त लगती थी कि ये कहां से भागेगा, किधर से भागेगा, कौन सा इसके पतली गली होगी। अभी जो है वो शर्त जो आपने बताई वो लगती है। नकवी जी, अब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ जाते हैं। निकाय चुनाव में आपकी पार्टी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, 61 को जीत भी मिली है, संतुष्ट हैं आप इस फिगर से? नहीं, संतुष्ट नहीं है। देखिए एक चीज बहुत बात होती थी कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों को वोट नहीं करती, वो टिकट नहीं देती, टिकट भी दे दिया गया। देखिए एक चीज मैं देखता हूं कि आप बीजेपी से आप जो है वो आपकी डिस्टेंस हो सकता है। आप बीजेपी से को जो है हराने के लिए आप जो है वो आज की तारीख में जो है वो मक्कारों को और ऐसे लोगों को जिता देते हैं जो लोग कि आपके समाज के पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, राजनीतिक शोषण के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। लेकिन क्या अभी हो गया कि साहब किसी को जिताना नहीं है, हराना है। तो आप ये कह रहे हैं कुछ लोग जीते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे के बाद भी अल्पसंख्यक बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि मोदी जी हों या योगी साहब हों या और भी हमारी जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने जब विकास में कोई कंजूसी नहीं की, कमी नहीं की, तो वोटों में उनके साथ नहीं। लेकिन पीएम बार बार पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हैं पीएम, लेकिन विपक्ष कहता है कि आप बांटने का काम कर रहे हैं। पसमानदा का मतलब ये हुआ कि जो दबे हैं, कुचले हैं, जिन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उन तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भी है, और न केवल मुस्लिम्स की बात है बल्कि समाज के उन वर्गों की बात करते हैं जो वर्ग की वास्तव में प्रगति की मुख्य धारा से कोसों दूर रहे। और वो ये जो 3 तीर है ये उन तक पहुंचना चाहिए, उन तक, यानी कि विकास पहुंचना चाहिए, विश्वास पहुंचना चाहिए और सिक्योरिटी, सुरक्षा पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्यों वो धोखा दे रहे हैं वोटर के तौर पर? नहीं, धोखा मैं नहीं कहता। देखिए अब हम 4 कदम आगे बढ़े हैं, 2 कदम वो भी बढ़ेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो देखो भैया, ये तो वोटर हाकिम होता है, तो हिंदू तो हाकिम को जो है इंसाफ करना चाहिए, और उसे इंसाफ जो है वो ईमान के साथ करना चाहिए, इंसाफ के साथ करना चाहिए, और जो है वो एतबार के साथ करना चाहिए। तो और वो बीजेपी के साथ सभी वर्गों का सोचकर आप चल रहे हैं। सर, चर्चा बहुत थी कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर आप ही बैठेंगे, बात कहां बिगड़ गई? मन में कोई मंशा? आप क्यों चाहते हैं कि अभी से हम रिटायर हो जाएं? आपकी इच्छा अभी से क्यों रिटायर करने की? थोड़ा एक्टिव रहने दीजिए। लेकिन सर चर्चा बहुत थी, उसके बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर भी आप ही के नाम की चर्चा में तो कोई खर्चा है नहीं, तो इसलिए चर्चा चल रही है। सर धुआं भी तो वहीं उठता है ना जहां आग लगती है। हाँ, वो तो ठीक बात है ना। तो मतलब आग थी, आपका विश्वास जो है वो है, लोगों का विश्वास है, यही आग है। आपने बहुत किया पार्टी के लिए, आपने पार्टी के लिए बहुत किया, लेकिन पार्टी भरोसा नहीं कर पा रही आप पर। क्यों? मैं जो है वो पार्लियामेंट में 3 बार रहा, मैं जो है वो 6 बार इलेक्शंस लड़ा, मैं कैबिनेट में रहा। देखिए एक चीज होता है कि आप कहिए कि जी हम सब कुछ मिलने के बाद असंतुष्ट हैं, अभी कुछ नहीं मिला, और एक होता है कि आपको बहुत मिला, तो हम उसमें है कि जो मिला वो बहुत है। और आगे भी जो है, मैंने एक बार कही आपसे ना कि अभी जो है वो पारी अभी खत्म नहीं हुई है। 2024 की लड़ाई, जी 2024 की लड़ाई सामने है। इस लड़ाई में मुख्तार अब्बास नकवी की क्या भूमिका होगी? देखिए पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मेरी भूमिका यही है कि मैं चुनाव के संबंध में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उस जिम्मेदारी के तहत मैं काम कर रहा हूं,
और चुनाव में मैं 2014 के इलेक्शन में भी मैं चुनाव का इंचार्ज के तौर से था, 2019 के तौर पे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, और उसके अलावा भी और जो जिम्मेदारी है उसके दिशा में आगे बढ़ते हैं। लगातार काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत नाम चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री की सोच से आप कितना समर्थन रखते हैं? हिंदू राष्ट्र जो है उसका मतलब कोई धार्मिक राष्ट्र की बात है, ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। और हमारा देश जिस वक्त आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश के लोगों ने ही अपने देश को पंथ निरपेक्ष देश की घोषित किया। लेकिन पंथ निरपेक्ष देश का कतई अर्थ नहीं है कि इस देश में हिंदू संस्कृति और संस्कार खत्म हो गया। कहते हैं ना कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हमने नहीं कहा। ये लेकिन जब जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, लेकिन फिर विरोध क्यों? विरोध इसलिए है कि कुछ लोग जो है वो तालिबानी मानसिकता से ग्रसित हैं। उन्हें तालिबानी जो है वो सोच उनके ऊपर हावी है। क्या देश में मुसलमान डरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा हुआ है। मैं डरा हुआ दिख रहा हूं आपको? यूनिफॉर्म मैं आपकी इसलिए नहीं कह रहा हूं। देखिए क्या है कि ये कहना कि साहब मुसलमान, ये जो एक सो कॉल्ड मोदी बैशिंग ब्रिगेड है, ये मोदी बैशिंग ब्रिगेड का, पहले ये भारत बैशिंग ब्रिगेड थी, अब मोदी बैशिंग ब्रिगेड बन गई। इसका एक फिक्स एजेंडा है कि भारत के तमाम लोगों में के बारे में एक दुष्प्रचार करो, उनको खिलाफ एक ऐसा माहौल पैदा करो दुनिया में कि भारत में बिल्कुल असहिष्णुता हो गई। आपको याद होगा 2014 में जो है आदिवासी अभियान चल रहा था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के दिखाया जा रहा था, अंग्रेजों ने दिया, भैया मोदी जी को वापस करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम मौके आए और हर मौके पर ये लोग जो है वो चोट खाए, और हर बार ये हर इलेक्शन में ये मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। अभी कर्नाटक के बाद देखा आपने, सब इकट्ठा हो गए काट की हांडी लेकर के, चलो खिचड़ी बनाओ, 2024 में किस्मत आजमाओ। कई मुद्दे हैं, उनमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या उसे लेकर 24 से पहले कोई फैसला आएगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का कतई अर्थ नहीं है कि कोई मस्जिद में नहीं जा पाएगा, मंदिर में नहीं जा पाएगा, चर्च में नहीं जा पाएगा, गुरुद्वारे में नहीं जा पाएगा, या किसी और धार्मिक काम नहीं कर पाएगा। वो बिल्कुल अलग है। कई ऐसे ज्यादातर देश हैं जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो क्या 24 के चुनावों से पहले इस पर फैसला होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? देखिए, ये तो जो है वो पार्लियामेंट तय करेगी, सरकार तय करेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि होना ही चाहिए। लेकिन सर, जनसंख्या विस्फोट की हम बात कर ले तो भारत सबसे आगे है, इतना वक्त क्यों लग रहा है कानून बनने में? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, कई लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि साहब जनसंख्या हम जो है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 जो है हमारी जनसंख्या होने वाली। देखिए, जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश के हित में कतई नहीं हो सकता। और क्या तमाम ऐसे देशों का मैं उदाहरण दूंगा जो आज जो है वो डेवलप कंट्रीज कहलाते हैं, आज विकसित देश कहलाते हैं, क्या वहां पे जनसंख्या तो यहाँ पर धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल? बेवकूफ है जो लोग देख रहे हैं। और देखिए, ये जो जनसंख्या विस्फोट है ना, ये मुल्क के लिए अच्छा है, ना मजहब के लिए अच्छा है, ना मानवता के लिए अच्छा है। इसलिए मुल्क, मजहब और मानवता दोनों के हित में होगा कि कई मुस्लिम लोग तो कहते हैं 10-10 बच्चे पैदा करो। ये बेवकूफ है। विपक्ष ये ऐसे कहता लोग, है हाँ, कि बीजेपी सरकार की कोई अभी नियत नहीं है जनसंख्या कंट्रोल बिल लाने के पीछे, वो भी इसे भड़काना ही चाहते, एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल करना हम जो है वो कांग्रेस ने जो भोंडेपन से जो काम किया था 1975 में, जो उन्होंने परिवार नियोजन के नाम पे किया था, हम वो भोंडापन नहीं चाहते। समाज को तैयार होना चाहिए, समाज को इस बात को महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए कि जनसंख्या विस्फोट समाज के हित में नहीं है। और इस दिशा में जागरूकता और एक राष्ट्रीय बहस चल रही है। उसके बाद कानून की जरूरत होगी, कानून नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए जनसंख्या का जिक्र किया था, उसके बाद में आपका ट्वीट भी सामने आया था, याद होगा आपको, जिसके बाद में आपकी नाराजगी की भी बात कही गई थी। क्या कोई नाराजगी मुख्यमंत्री? मैं नाराज नहीं होता। मैंने योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था, मैंने उससे ही अपने सुर के सुर मिलाए थे, और मैंने कहा था कि जनसंख्या विस्फोट न मुल्क के हित में है, न किसी मजहब के हित में है, और न मानवता के हित में है। और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। आगे बढ़ते हैं। द केरला स्टोरी की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, बीजेपी इतना खुश क्यों हो रही है? क्योंकि लोग तो इसे प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं।
अब देखिए क्या है कि अब इतना लोग देख रहे हैं उसको, इतना वो हिट हुई है, और उसके बाद भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो वो हम तो कहते हैं विपक्ष को भी इस तरह की दो चार प्रोपेगेंडा। आपने मूवी देखी? आपने मूवी देखी? नहीं, मैं देखा नहीं, देखने जाऊंगा जरूर, लेकिन प्रोपेगेंडा अगर इस तरह की मूवी हिट होती है तो उनको भी एक आध दो इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवी बनानी चाहिए, तो पता लग जाएगा उनको कि तो आप उसमें क्या दम है। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि हिंदू महिलाओं, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण जबरदस्ती या फिर उन्हें किसी तरह से जाल में फंसाकर किया जाता है? देखिए, एक फोर्सफुल कन्वर्जन जो है, वो बलात् धर्मांतरण जो है, वो जबरदस्ती धर्मांतरण जिसे कहते हैं, वो जो है वो अब संवैधानिक रूप से भी गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है, और देश के हित से भी गलत है। तो आप और ये हैं? कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने इस तरह काम को किया है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता, जो इसी काम में लगे हुए हैं, और उसके लिए उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग होती रही है। अगर आप इसको और क्लियर करेंगे तो लोगों का भरोसा होगा, एक मुस्लिम नेता के तौर पर भी लोग आपको सुनेंगे तो शायद भरोसा हो। देखिए, मैं मानता हूं कि पूरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है कि आप धर्मांतरण का कोई धंधा चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे आइसोलेटेड केसेस हैं, और वो आइसोलेटेड केसेस भी कंट्रोल होने चाहिए। और इस तरह की जो फिल्में हैं जिसको कि लोग कहते हैं कि साहब ये तो वो प्रवोक करने वाली हैं, भड़काने वाली हैं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रैपिड राउंड का वक्त हो चुका है और हम यहां पर जिक्र करेंगे, एक एक शब्द आपको बोलना होगा नाम के आगे। सबसे पहला नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी है बलवाइयों, बाहुबलियों और बकैतों के दुश्मन हैं, और समाज के जो है दोस्त हैं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी के लिए मैं क्या कहूँ, वो चलते पहले बाद में है, साइकिल उनकी पहले पंचर होती है। मायावती। तो बहन जी हैं हमारे तो बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों जो है वो मैदान छोड़ के बीच बीच में भाग जाती हैं। ओवैसी। देखिए, उनकी सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी ये एक्सपोज हो चुकी है। आजम खान। अभी तो वो बेचारे बीमार हैं, उनके बारे में हम क्या कहें। प्रियंका गांधी। देखिए, एक चीज वो लोग समझ चुके हैं कि अब ये पप्पू का घोंसला और परिवार का चोचला नहीं चलेगा। अब ये पप्पू के घोंसले और परिवार के चोचले में सिकुड़ी सिमटी पार्टी के बारे में सभी लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस की जमीन तो बंजर है, लेकिन उसके हाथों में अभी भी बेवफाई का खंजर है। राहुल गांधी। राहुल गांधी के लिए क्या कह सकते हैं हम। ममता बनर्जी। देखिए, ममता दीदी एक जमाना था कि बहुत ही संवेदनशील नेता थी। अभी लगता है कि उनकी सरकार और उनकी पूरी मशीनरी को वहां के एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, इस पर आपकी राय? देखो, एक चीज मैं बताऊं आपको, 2 दर्जन से ज्यादा तो अभी मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं। वैकेंसी है नहीं 2024 में, लेकिन प्रधानमंत्री उम्मीदवार लंबी लाइन हो गई। इसलिए मैं कहता हूं ना, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। अब इनके पास तो एक लीडर है नहीं कोई, हर आदमी जो है कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हूं। तो 2024 में कितने, 24 से तो ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। सर, 2024 में तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी, आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ये तो देश के लिए सौभाग्य का विषय है। भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्या हिंदू मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? क्या मानवता के मर्यादा पुरुषोत्तम है? ज्ञानवापी को लेकर के विवाद आप देख रहे हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, कोर्ट में मैटर है, कोर्ट उसको डिसाइड करेगा, लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल करतूत पर कोई भी सिक्योरिटी कवर नहीं पहनाना चाहिए, और विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल करतूत की टोपी जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के सर पे भी नहीं डाली जा सकती। ये उनके क्रिमिनल करतूत थे जिसको कि सफाया होना ही चाहिए। आज के मुसलमान, आप जिन्हें विदेशी क्रिमिनल कह रहे हैं, उनसे खुद को क्यों जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते, गलत करते हैं। कुछ लोग जोड़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग जोड़ते हैं, कुछ राजनीतिक प्रेजुडिस से जिनकी मानसिकता है वो जोड़ते हैं। मुसलमान कहां से औरंगजेब को से जोड़ेगा अपने आप को? कहां से जो है वो खिलजी से जोड़ेगा अपने आप को? उत्तर प्रदेश में विपक्ष के कई समीकरण बने और विपक्षी दलों ने भी अपने कई फॉर्मूले बनाए। अगला कहा जा रहा है कि मायावती एकला चलो की राह पर होंगी, मुसलमानों पर उनकी नजर है, तो वहीं अखिलेश यादव, यादव मुस्लिम फैक्टर और जयंत चौधरी के साथ हैं। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखो, इन लोगों ने मुसलमानों को च्युइंगम समझ रखा है, च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया।
तो ये इससे ज्यादा उनको कभी ट्रीट नहीं किया। ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि ये जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज की च्युइंगम की तरह वो इस्तेमाल होते रहे हैं कि उन्हें जब च्युइंगम की तरह चबाया और उसको चलता बना तो दिया। बीजेपी राज में च्युइंगम की तरह इस्तेमाल नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं होते, जरूरत ही नहीं है करने की। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे तीखे सवालों वाले शो 3 का तीर में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी 3 के तीर बहुत जोरदार और तारदार तीर थे। और हमारे तीखे सवालों का जवाब देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तीखे सचमुच तीखे थे। नकवी जी, काफी बेबाकी के साथ पे आपने जवाब दिया है, बहुत धन्यवाद आपका। सवाल ही बहुत ऐसे थे कि जवाब देना पड़ेगा। जी शुक्रिया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी आप खबरों के लिए देखते रहिए News 18।